इंसान पार्टी है वो उसको 20 सीट्स मिल रही हैं, ये महागठबंधन में। अब इसके अलावा जेएमएम और आरएलजेपी जो पशुपति पारस वाली पार्टी है, उसको आरजेडी अपने कोटे से ही इन दोनों को मिला के 5 सीटें देने की तैयारी में है। 2-3 के रेशो हाँ, में वैसे। दो जेएमएम को मिल सकता है, 3 इनको मिल सकता है, ये है। और कांग्रेस 1 सीट अपने खाते से, एक आईपी गुप्ता हैं पान समाज के, जिसपे की सहमति बनी है कि कांग्रेस अपने खाते से वो 1 सीट उनको देगी। यानी अब वो कांग्रेस कौन सी 54 सीट पर होगी? लड़ सकती है, 54 एक पे उनको लड़ दे सकती है डायरेक्टली और एक उनको दे रही है। इसी तरीके से आप जब अगर एनडीए को देखें तो एनडीए में पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी 102 103 के फॉर्मूले पे। उसमें फॉर्मूला वही है कि जेडीयू बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, लेकिन वो नंबर बदल गया है। नंबर जेडीयू 108 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है, बीजेपी 107 सीटों पर लड़ रही है। बाकी 22 सीटें पिछली बार के स्ट्राइक रेट से तुलना करें, पिछली बार का नंबर मैं एग्जैक्टली मिस कर रहा हूँ, लेकिन पिछली बार भी यही था ऑलमोस्ट। मतलब जेडीयू ज़्यादा थी बीजेपी से। जेडीयू हमेशा अपने आप की सीटें रखती है ज़्यादा, और इसी पे ये तय हुआ। इसके अलावा जो आपको चिराग पासवान की पार्टी है एलजेपी रामविलास, उसको 22 सीट्स मतलब 22 सीटें उसको दी जा रही हैं। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनको 3 सीटें मिल रही हैं, और उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीटें मिल रही हैं। ये एनडीए का है। ये फॉर्मूला है जो 1-2 दिनों में सामने आ जाएगा, लगभग ऐसा रहेगा, ये आपका अनुमान है। बिल्कुल। लेकिन प्रभात जी, जो बात है, जो चुनौती है इन दलों के सामने जी, ये फॉर्मूला तो एक बड़ी चुनौती है ही कि अपने सहयोगियों को कितनी सीट देनी है। उससे ज़्यादा बड़ी चुनौती दिख रही है आरजेडी में एक सीट पर कई दावेदार हैं। बिल्कुल। अब उसमें ये देखने को मिल रहा है कि सीटों टिकट बंटवारे का जो पूरा का पूरा फैसला है वो तेजस्वी ने अपने हाथ में ले रखा है। और अभी तक जो खबर और जो इक्वेशन दिख रहा है कि तेजस्वी खुद ही तय कर रहे हैं कि कहाँ कौन होगा। क्या इतने सक्षम हैं तेजस्वी? पिछले 10 सालों में तो हो गए हैं। मतलब 2015 के बाद से जब उनकी चुनावी राजनीति में उनकी एंट्री हुई है, और 2020 के बाद भी तेजस्वी की मैच्योरिटी एक अलग लेवल पे दिख रही है। कई सर्वे रिपोर्ट्स हमने देखी, उन रिपोर्ट्स में तेजस्वी को एक बहुत बड़ी संभावना के तौर पर तो देखा जा रहा है जी। जो युवा हैं बिहार के, वो तेजस्वी में संभावना तलाश रहे हैं, लेकिन भरोसा अब भी नहीं है उन पर। देखिए, भरोसे की बात लेगेसी है और आरजेडी का अपना इतिहास है वही। तो कहीं ना कहीं ये खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। हालांकि एक सर्वे में देख रहा था, उस सर्वे में टोटल जो महागठबंधन की बात है, महागठबंधन को मैक्सिमम 70 से 75 सीटों पे सिमटता हुआ दिखाया जा रहा है। पूरा महागठबंधन मतलब हम लोग यहाँ 243 की बात कर रहे हैं कि 130 पे तेजस्वी लड़ रहे हैं, मतलब आरजेडी लड़ रही है, 55 पे कांग्रेस लड़ने जा रही है। पिछली बार से भी कम पिछली बार तो भाई 77 तो अकेले आरजेडी का है, लेकिन इस बार वो 72-75 पे। अब भी अगर विधानसभा की स्ट्रेंथ की आप बात करें आज की तारीख में, तो महागठबंधन के पास 111 का आंकड़ा है, तो इससे भी पीछे जाएंगे। उससे भी 50% कम हो जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या लग रही है? जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उसमें कुछ देखिए, ये वोटिंग पैटर्न कैसा जाएगा और क्या चीज़ें होंगी, वोटर्स के मन में क्या चल रहा है, ये ग्राउंड रियलिटी है और ग्राउंड पे जाने पे ही समझ में आएगा। लेकिन जो इक्वेशन दिख रहे हैं और जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, रिपोर्ट्स जो हम देख रहे हैं, उसमें एनडीए कहीं आगे निकलता हुआ एक बात उसकी तरफ मैं जिक्र करना चाहूँगी आपसे। पिछले चुनाव को अगर हम देखें, पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी एक संभावना के तौर पर आए। उन्होंने बात की रोजगार की, उन्होंने बात की युवाओं की, उन्होंने बड़े बड़े वायदे भी किए कि अगर बिहार में आरजेडी की गवर्नमेंट बढ़ती है तो हम इतने 10 करोड़ रोजगार दे देंगे। इस बार उस तरह के मुद्दे अभी तक वो उठाते नहीं दिख रहे हैं। असल में इस बार वो नीतीश के स्वास्थ्य को उठा रहे हैं। वो मुद्दा मेन का इस बार प्रशांत किशोर ने हाईजैक कर लिया है। जिन मुद्दों पे 2020 में तेजस्वी ने बात की,
2025 में प्रशांत किशोर उन मुद्दों की बात कर तो रहे हैं। तेजस्वी भी अपने मुद्दों पर कायम रह सकते थे, रह सकते थे, सीएम नीतीश लेकिन कुमार के स्वास्थ्य को वो मुद्दा बना रहे हैं। नीतीश के स्वास्थ्य, नीतीश के लॉ एंड ऑर्डर और इन सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं, जबकि जो बेसिक मुद्दे हैं जो एक चुनाव में होने चाहिए वो प्रशांत किशोर ने उसको, मतलब पिछले 2 साल से तो प्रशांत किशोर काफ़ी एक्टिव हैं बहुत एक्टिव है। और वही उठा रहे हैं। अब एक एनडीए की भी तो चुनौती होगी यहाँ कुछ। देखिए, एनडीए की भी चुनौती है और एनडीए में बीजेपी की चुनौती है, जो अभी मैं देख रहा था कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का जो, मतलब भाई 4 टर्म हो गया, 2005 से लाजमी लेकर भी है। 2020 तक का मामला, 25 तक का मामला है। तो बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए कुछ चीज़ों पे काम कर रही है। जैसे कि अब 25 से 30 विधायकों के टिकट काटने के मूड में है बीजेपी, जो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट है, ये कट सकते हैं। ये बीजेपी की परंपरा सी बन गई है कि चुनाव के दौरान आप देखेंगे जब लोकसभा का चुनाव होता है बहुत बिल्कुल। सारे सांसद उनके टिकट कट जाते हैं, नए चेहरों को मौका दिया जाता है, बहुत सारे विधायकों को सांसदी लड़ा दी जाती है, सांसदों बिल्कुल, को विधायकी लड़ा दी वो जाती भी है। है, वो भी है। इस ये बार भी मध्य है। प्रदेश और राजस्थान के पिछले चुनाव से जो एक नया पैटर्न बीजेपी ने शुरू किया है, वो बिहार में भी इम्प्लीमेंट करने जा रही है बीजेपी। 25 से 30 मौजूदा विधायकों के टिकट कटेंगे। 12 से 15 विधायक ऐसे हैं जो 70 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं, उनका टिकट काटने की तैयारी में है बीजेपी। प्लस 6 से ज़्यादा सांसद और पूर्व सांसद, यहाँ दोनों हैं, सांसद और पूर्व सांसद, इनको मैदान में उतार सकते हैं विधानसभा चुनाव में। इन्हें मैसेज मिल गया। ये तीनों चीज़ें, मैसेज मिल गया है, इंटरनली मैसेज सर्कुलेट कर दिया गया है कि भाई हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, कौन किस पे दाव लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है कि एंटी इनकम्बेंसी, मतलब चेहरा बदल दीजिए, जिनके खिलाफ गुस्सा है, मान लीजिए आपके खिलाफ गुस्सा है, आपको हटा दिया, किसी और को ला दिया। हाँ, राजस्थान में तो हमने सुना चेहरा कि बदल गया तो- मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर खैर नहीं, नहीं। वहां से शुरुआत हुई हाँ, थी। तो फिर आगे ये एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर। दूसरा कि नए चेहरों को मौका मिलता है, नई जनरेशन जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, भाई जो 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार के विधायक हैं, उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। तो उनको हटाया तो किसी नए को चेहरा मिलेगा। अब अभी मैं सामने देख रहा हूँ बिहार पे कि विनोद तावड़े ने अभी पोस्ट किया है कि मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ाया जा सकता है। बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, दरभंगा की किसी सीट से उनको चुनाव लड़ा सकते हैं, किसी सीट से टिकट दे सकते हैं। तो अब जब ऐसे चेहरों को आप लेके आएंगे तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। जो और बीजेपी public ने के बीच इस बार में तय काम किया करते हुए है, चेहरे हैं। बीजेपी ने 80 to 90% का स्ट्राइक रेट हिट करने का, अचीव करने का टारगेट रखा है। 80 to 90%, जो जनरली बीजेपी 60 to 70% का रखती थी, बिहार में उसने अपना ये टारगेट बढ़ाया है। तो अगर मान लीजिए कि बीजेपी 107 या 108 सीटों पर लड़ती लेकिन है, कितना प्रैक्टिकल लग रहा है, क्योंकि वहाँ जातिगत समीकरण भी देख लें, उसमें धर्म का भी एंगल है, वो भी देख लें, तो इस स्ट्राइक रेट तक पहुँचना एक बहुत बड़ा सपना नहीं है। नहीं, बहुत बड़ा सपना तो नहीं है, लेकिन हाँ बड़ा गोल है। आपने 80 to 90 रखा है, हो सकता है 80 to 90 आपने रखा तो 70 to 80 अचीव कर ले। भाई गुजरात एक एग्जाम्पल है ना, कि गुजरात के पिछले विधानसभा चुनाव में जो 2023 का रहा ना, हाँ नहीं 17-22 का 2022 का चुनाव रहा गुजरात में, बीजेपी ने अब तक की सबसे प्रचंड जीत हासिल की ना। यानी कि बीजेपी कहती भी कि हमारी एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी होती है और हमें और ज़्यादा मजबूती से हम निकल कर सामने आते हैं। और इस बार जो पिछली बार एक थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति थी बीजेपी और जेडीयू के बीच में, वो स्थिति भी नहीं है। नहीं है, अब मजबूती दिख दोनों रही है। साथ मिलके आ रहे हैं और मतलब क्लियर, विदाउट एक एनी तरफ कंफ्यूजन। करिश्माई चेहरा है मोदी जी का, तो दूसरी तरफ भरोसा नीतीश जी भरोसा है भाई। एक दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, कि आप एक बात बताइए कि बीजेपी एनडीए ने तो क्लियर कर दिया कि नीतीश हमारे फेस हैं, नीतीश के चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं जी। लेकिन महागठबंधन के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है। अभी ये तो लोग confusion क्यों? यही कह रहे हैं ना, महागठबंधन के पास अभी कोई चेहरा नहीं है जो अनाउंस्ड चेहरा हो। अनाउंस चेहरा नहीं है, और कई बार राहुल गांधी भी इस सवाल पर बचते दिखे, तो हैं। ऐसा क्यों? देखिए, अब आप तेजस्वी को अगर
चेहरा बनाती है महागठबंधन। ऑब्वियस सी बात है तेजस्वी ही चेहरा, लेकिन खुलकर आप सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप ये करेंगे तो भाई आपके परिवार विरोधियों नहीं, आपके विरोधियों को, विरोधी तो आपके तैयार बैठे हैं ना, मतलब बिना चेहरा बताए विरोधी तो यही कह रहे हैं कि भाई अगर तेजस्वी आते हैं तो लालू का जंगल राज याद कर लीजिए। वो जो विरासत की गठरी है ना, उसका बोझ अभी कम नहीं हो रहा है। और तेजस्वी के अलावा कोई दूसरा कोई चेहरा दूसरा नहीं है नहीं। पूरे महागठबंधन के पास। बिल्कुल। चलिए, आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तारीखें सामने आ जाएगी और आने वाले दिन में त्योहारों का मौसम है ये पूरा जी। क्या बीजेपी आरजेडी मतलब जो गठबंधन है, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन, ये अपने फॉर्मूला पहले साफ कर देंगे या ये भी इंतजार करेंगे? नहीं नहीं, इनकी अब भाई फॉर्मूला अब बचा क्या है तैयारियों क्या के लिहाज से। सीट शेयरिंग फार्मूला जो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, अनाउंसमेंट बाकी है। और टिकट भी जो इंटरनल सर्वे है और बाकी जो प्रोसेस होते हैं टिकट के लिए वो तय हो चुके हैं, वो हो चुका है, अनाउंसमेंट बाकी है। ताकि ये और नेता त्योहार तैयारी अब कर आने सकें। वाला है, तो अब ये देखना है कि दिवाली में किसकी दिवाली होती है और किसका दिवाला निकलता है। बिल्कुल, तो किसकी दिवाली होती है, किसका दिवाला निकलता है, बहुत जल्द अगले कुछ दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा। तो बिहार में राजनीतिक पारा एकदम हाई हो चुका है, तारीखों के इंतजार में सभी बैठे और हम भी बैठे हैं। धन्यवाद प्रभा जी इस वक्त थैंक यू चर्चा के मेनका। लिए।